नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, दुश्मन के घर भी अगर भाई बहन के बीच झगड़ा है या बाप बेटे के बीच में झगड़ा है तो अक्सर उसे नज़रअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन लालू परिवार में अब जो झगड़ा हो रहा है उसमें गोदी मीडिया ऐसी आग लगा रही है कि सरकार छोड़कर अब टीवी चैनल के सारे कैमरे लालू परिवार के पीछे दौड़ रहे हैं। रोहिणी जो बोलती है सच बोलती है और जिसको भी कंडेम करना आकर के सामने मेरे सामने बैठवाइए। अब दोस्तों, खबर तो यहाँ तक है कि बीजेपी और गोदी मीडिया, या यूं कहूँ बीजेपी और उसकी मीडिया इस झगड़े को इतना बढ़ाना चाहती है कि आरजेडी ही टूट जाए, तेजस्वी की पार्टी ही टूट जाए। और खबर पटना में ये भी चल रही है कि आरजेडी के, तेजस्वी के जो 24 विधायक हैं, तेजस्वी को मिला के 25, उनके 24 विधायक, 2 दर्जन, उन विधायकों पर भी गुजरात लॉबी की नज़र है। और आप चौंकिएगा नहीं अगर कुछ विधायक तोड़कर अगर तेज प्रताप के हवाले कर दिए जाएं, सुपुर्द कर दिए जाएं, तो आश्चर्य नहीं होगा। और वैसे भी तेज प्रताप, जिसको बीजेपी बैक कर रही है, वो भी खुलकर बोलने लग गए। हमारी बहन का जो अपमान करेगा, कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। अब दोस्तों, बड़ी खबर पर आने से पहले लालू परिवार के इस झगड़े पर मेरा टेक ये है कि बेटी ससुराल से जब कभी भी मायके आई उसका सम्मान पूरा होना चाहिए और बदसलूकी का तो सवाल ही नहीं उठता। तो जिसकी गलती है कहीं ना कहीं उसे माफ़ी मांगनी होगी, और गलत तो गलत ही है। लेकिन मेरा ये भी मानना है कि अगर घर का झगड़ा है भाई बहन को लेकर है, या फिर बाप और बेटे को लेकर है, या फिर माँ और बेटे को लेकर है, इस झगड़े पर राजनीतिक रोटियां भी नहीं सेकनी चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इस आग में घी भी नहीं डालना चाहिए, बुझाने की कोशिश होनी चाहिए। लेकिन बीजेपी के इरादे ऐसे लगते नहीं, क्योंकि बीजेपी के जो नेता हैं इस वक्त बढ़ चढ़कर कैमरे पर चटकारे ले रहे हैं और ऐसे लगता है जैसे इस मौके के ही इंतजार में थे। लालू जी को यह सब देखना भी चाहिए, और कहा जाता है कि इस दुनिया में स्वर्ग यही है, नर्क यही है। आप अपने कर्मों और कुकर्मों की सजा यहीं से प्राप्त करके जाते हैं। इसका हम प्रत्यक्ष प्रमाण दे रहे हैं। ये जरूर दिख रहा है कि जिन लोगों ने पूरे बिहार को चलाने के सपने देख रहे थे वो परिवार भी नहीं चला पा रहे। रोहिणी आचार्य ने बहुत सारी बात कल मैं सुन रहा था, बहुत ही आपत्तिजनक। सवाल पूछने पे चप्पल से पिटाई हो सकती है, सवाल पूछने पे आपको घर से बाहर निकाला जा सकता है। ये कहीं न कहीं उस मानसिकता का परिचायक है जिस जंगल राज के लिए पूरा शासन जाना जाता था। अब दोस्तों, सच ये भी है कि रोहिणी आचार्य जो तेजस्वी की बड़ी बहन है, वो सिंगापुर से पटना पहुंची थी और परिवार में झगड़ा हुआ। खासकर जब ये पूरा का पूरा संग्राम बुरी तरह हार गए तेजस्वी यादव, तो जाहिर तौर पर हार को लेकर घर में झगड़ा तो होना ही था और ये झगड़ा कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया। और बाद में रोहिणी आचार्य ने, जो बड़ी बहन है, उन्होंने कुछ ट्वीट्स भी किए। उस ट्वीट्स में उन्होंने कहा कि उनके साथ जो कुछ हुआ गलत हुआ, और भी बहुत कुछ कहा। मैं उस घर के झगड़े में आग नहीं लगाना चाहता, लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जिस तरह से इस झगड़े को नेशनल हेडलाइन बना दिया गया, टॉप हेडलाइन सारे टीवी चैनल्स की, दिन भर सारे अखबारों की, वो भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है मीडिया को लेकर। मिसाल के तौर पर एक चैनल में ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी कि भाई रोहिणी आचार्य पर चप्पल किसने फेंकी, और इसी ब्रेकिंग न्यूज़ का जवाब एक दूसरे ब्रेकिंग न्यूज़ चैनल ने दिया, अडानी जी के चैनल ने दिया, कि बड़ा खुलासा, चप्पल जो है वो तेजस्वी ने फेंकी थी। इस तरह की खबरें दिन भर सारे चैनल्स पर चलती रहीं। अब दोस्तों, चाहे गोदी मीडिया हो या बीजेपी के नेता हो, अक्सर स्क्रिप्ट तो दोनों की एक ही होती है, और इसलिए बीजेपी के कई नेताओं ने चैनल्स की तरह इस झगड़े में खूब चटकारे लिए। ऐसा लग रहा था जैसे वो चाह रहे थे कि झगड़ा थोड़ा और बढ़े, और ज़्यादा बढ़े। अब अगर मैं सारे नेताओं का आपको बयान सुनाता चला जाऊंगा तो ज़्यादा देर हो जाएगी, लेकिन इसी सरकार में, इसी मोदी सरकार में एक ऐसे मंत्री भी बल्कि हैं जो तेजस्वी से, जिनकी फाइट भी थी बिहार में, जो बिहार के हैं, और तेजस्वी की पार्टी से कई सीटें भी जिन्होंने छीन ली,
चिराग पासवान ने इस पूरे मामले में जिस तरह से प्रतिक्रिया दी है उसको आप गौर से सुनिएगा। चिराग पासवान का ना सिर्फ कद बढ़ा, लेकिन मुझे लगता है जो मैच्योरिटी उन्होंने दिखाई है चिराग पासवान ने, उसकी मैं दाद देता हूं। सुनिए जरा। देखिए, मैं इसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि जब एक परिवार ऐसी कठिन परिस्थितियों से गुजरता है तो वो किस मानसिक दबाव में रहता है इसका अंदाजा मुझे है, क्योंकि मैं भी इस दौर से गुजरा हूं। हम लोगों के राजनीतिक मतभेद जरूर रहे हैं, पर मैंने हमेशा आदरणीय लालू जी के परिवार को अपना परिवार माना है। मैंने हमेशा तेजस्वी हूं, तेज हूं, मीसा दी हूं, रोहिणी जी हूं, सबको मैंने अपने भाई बहन ही माना है। ऐसे में बस मैं सिर्फ इतनी प्रार्थना करता हूं कि जल्द से जल्द ये पारिवारिक विवाद सुलझे। घर में एकता बनी रहती है तो इंसान बाहर कठिन परिस्थितियों से लड़ लेता है। अब दोस्तों, लालू परिवार के इस झगड़े को आज जिस तरह से नेशनल हेडलाइन बनाया गया, बल्कि टॉप हेडलाइन, खबरों की सबसे बड़ी सुर्खी बनाया गया, उसके पीछे मकसद क्या हो सकता है? क्या उसके पीछे मकसद ये था कि तेजस्वी जो पूरी तरह पराजित हुए हैं और मुझे लगता है बेहद मायूस भी होंगे और विचलित भी होंगे, क्या तेजस्वी यादव पर ये जो दूसरा हमला है और उनकी साख पर हमला है, उनको बदनाम करने का हमला है, क्या तेजस्वी यादव की राजनीति खत्म करने का खेल हो रहा है इसी झगड़े की आड़ में, या इस झगड़े की आड़ में कहीं ना कहीं आरजेडी को ही खत्म करने का प्लान है? एक्चुअल प्लान क्या है? मैंने आज मीडिया के जानकार और मीडिया पर नज़र रखने वाले, खासकर गोदी मीडिया पर नज़र रखने वाले, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के 2 बार अध्यक्ष रहे उमाकांत जी को आज बुलाया। उनसे मैंने पूछा कि भाई मकसद क्या था? ये जो स्क्रिप्ट थी आज गोदी मीडिया की, हो सकता है सरकार नहीं दी हो, इसके पीछे मेन मकसद क्या था? और मैंने अभिषेक से पूछा है कि क्या ये जो घर की लड़ाई है थमेगी या और बढ़ेगी, और बीजेपी इस आग में घी क्यों डाल रही है? अभिषेक, मेरा पहला सवाल ये है कि ये जो झगड़ा हुआ भाई बहनों के बीच में हुआ, उसमें हो सकता है गाली गलौज भी हुई हो, तल्ख भाषा बोली गई हो, और जाहिर तौर पर जब आदमी गुस्से में होता है, आपा खो देता है, तो अपशब्द भी निकल जाते हैं। वो देखता नहीं सामने कौन है, बड़ी बहन है, छोटी बहन है, या भाई है, या पिता है, इस तरह के मसले होते। लेकिन क्या इस मसले को जिस तरह से बढ़ा चढ़ाकर पिछले मैं कहूँगा दिन भर से, कल रात से आज शाम तक, जिस तरह से इस मसले को नेशनल टीवी के डिबेट का मुद्दा बनाया जा रहा है, इशू का मुद्दा बनाया जा रहा है, क्या आपको लगता है बहुत सी बातों के पीछे कोई राजनीतिक साजिश है, या राजनीतिक खेल है, या इसका मजा ले रहे हैं लोग, या परिवार को और ज्यादा तोड़ना चाहते हैं? दीपक जी, अब आपको तो याद होगा, आपने वो घटनाक्रम करीब से देखा है। जब सपा परिवार में विवाद था, मुलायम सिंह यादव के परिवार में, तो अमर सिंह को विलन की तरह सामने लाया जा रहा था कि जैसे सारे विवाद की जड़ में अमर सिंह है, इस ढंग से सामने लाया जा रहा था। और मुलायम सिंह की जो बहू थी अपर्णा यादव जी, नहीं, और रामगोपाल यादव, शिवपाल सिंह यादव, जो 2016-17 में जो चल रहा था चुनाव के ठीक पहले, वो दौर याद कीजिए। मैं अपर्णा यादव वाले प्रसंग पे नहीं जा रहा। पारिवारिक विवाद जो शुरू हुआ, जिसमें प्रगतिशील सपा बनी, उस वक्त भी राम गोपाल बनाम शिवपाल के उस पूरे विवाद में अमर सिंह को घसीटा गया। अमर सिंह ने कई इंटरव्यू आकर के दिए कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, बेवजह मुझे घसीटा जा रहा है। उसमें मुलायम सिंह की राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी भी गई। ठीक है, लेकिन ये जो प्रकरण है, यहाँ देखिए संजय यादव, मैं अमर सिंह का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि राजद में आप किसी भी व्यक्ति से बात कीजिए तो संजय यादव के बारे में यही कहता है कि वो राष्ट्रीय जनता दल के अमर सिंह बनना चाहते हैं। संजय झा के बारे में यही कहा जाता है कि वो जेडीयू के अमर सिंह बनना चाहते हैं। रही बात परिवार के अंदर सत्ता हस्तांतरण की परिस्थितियों की, तो एक बात तो कही जा सकती है कि तेजस्वी यादव को लालू यादव ने जब पावर ट्रांसफर किया तो परिवार के बहुत सारे सदस्यों को ये बातें नागवार गुजरी थी, जो उस वक्त दबी रह गई थी। अब इस बार उसका सार्वजनिक प्रदर्शन आप देख रहे हैं। जी, एक चीज और इसी में पूछना चाह रहा था मैं कि क्या आपको लगता है कि तेज प्रताप के पीछे जो भी कारण हुआ, उनको घर से निकाला गया, मैं उस बहुत लंबी कहानी में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन क्या बीजेपी अब तेज प्रताप को कहीं ना कहीं अपनी तरफ लाना चाह रही है? और रोहिणी आचार्य को भी क्या बीजेपी चाहती है कि भाई ये बीजेपी में शामिल हो जाए, तो परिवार को हम आईना दिखाएं? जैसे अपर्णा अभिष्ट, मुलायम सिंह की बहू को योगी आदित्यनाथ ने अपने दफ्तर में बुलाया और कहा कि आप बीजेपी ज्वाइन करिए। क्या आपको लगता है कि क्या इसमें राजनीतिक खेल मजा लिया जा रहा है? अगर मैं सीधे तौर पे कहूं, कहीं आग लगी है तो कोई घी डाल रहा है।
देखिए, घी डालने की कोशिश तो हो रही है, लेकिन आप ये देखिए ना, तेजस्वी यादव की कार्यशैली से पार्टी के ऐसे वरिष्ठ नेता भी नाखुश हैं जो कभी भाजपा में जाने की सोच भी नहीं सकते। शिवानंद तिवारी का फेसबुक पोस्ट आपने देखा है आज का? शिवानंद तिवारी ने अपनी पीड़ा जो तेजस्वी यादव के साथ, उनके नेतृत्व के साथ जो व्यक्त की है, जी। वो तो सार्वजनिक है। शिवानंद तिवारी आरजेडी के सीनियर मोस्ट लीडर में से एक है। अब तेज प्रताप यादव की जहां तक बात है, तेज प्रताप यादव के साथ आपने रोहिणी आचार्य की बात की और शिवानंद तिवारी की बातों को उनसे जोड़ के देखते हैं तो ऐसा लगता है कि पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं की भी इसमें सह है। तो पूरी तरह से थ्योरी एस्टेब्लिश नहीं होती है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ वो जाना चाहते हैं या भारतीय जनता पार्टी के साथ ये लोग उन्हें भेजना चाहते हैं। कई सारी चीजें हैं जिसमें थोड़ा इंतजार करना होगा कि आखिर ये फैमिली फ्यूड, परिवार के अंदर का मामला पार्टी पर के विरासत पर कब्जे के संघर्ष में तो तब्दील नहीं होता है। लखेड़ा साहब, जिस वक्त नेशनल मीडिया को, बड़े बड़े चैनल, बड़े बड़े अखबारों को ये फोकस करना चाहिए था कि भाई बिहार में इतनी बड़ी पराजय कैसे हुई विपक्ष की, या फिर बीजेपी कैसे जीत गई, या मुख्यमंत्री कौन होगा, क्या नीतीश कुमार को लेकर अभी भी दुविधा में है गुजरात लॉबी, बजाय इसकी चर्चा करने के लालू परिवार में जो उनके बच्चों के बीच में झगड़ा हुआ है, उस झगड़े को हेडलाइन बना के दिन भर वही हेडलाइन, उस पे आधे आधे घंटे के स्पेशल प्रोग्राम हो रहे हैं, वो खबर हेडलाइन बन रही है। क्या उस खबर को हेडलाइन बनाना चाहिए था? क्योंकि इस तरह के झगड़े तो बीजेपी में मैं देखता हूं कई बड़े नेताओं के परिवार में है, सारे नेताओं के परिवार में कुछ ना कुछ झगड़ा तो चलता है। क्या ऐसे मौके पर जब डिस्कशन चुनाव पर होना चाहिए, लालू परिवार के घर को हेडलाइन बनाया जा रहा है हर तरफ और चटकारे लिए जा रहे हैं? मैं तो दीपक जी ये मानता हूं कि ये पूरी तरह बहुत गैर जिम्मेदारना, ये पत्रकारिता नहीं है, ये चरित्र हनन का एक कैंपेन है, एक घृणा का कैंपेन है, एक परिवार के खिलाफ। आप जो परिवार बहुत अपने अपने जीवन काल में या अपने पिछले 30 साल 40 साल के कार्यकाल में सबसे बुरा दौर देख रहा है, आप उस परिवार की खबरों को वहां चरित्र हनन की एक उत्कंठा, जिसको कुंठा पे लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप उन सारे सवालों पर ये नहीं पूछ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए ने जो बिहार में जो घोषणा पत्र जारी किया है और जो वादे इन्होंने बिहार के लोगों से कर रखे हैं, क्या उन वादों को पूरा करने के लिए इनसे सवाल पूछे जाएं कि आपकी ओथ होनी है, आप कैसे अपने वादों को पूरा करेंगे। हालांकि वो नई सरकार करेगी, लेकिन इससे भी बड़ा सवाल क्या है, आरके सिंह साहब जो सेंटर में गृह सचिव थे, उससे पहले वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, वो कमिश्नर थे पटना में, पटना में कमिश्नर बिहार में रहे वो, और उनका बेदाग जीवन है। और गृह सचिव रहने के बाद वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, उसके बाद वो केंद्र में ऊर्जा मंत्री रहे और उन्होंने ऊर्जा के क्षेत्र में देश भर में इतना बड़ा रिफॉर्म किए उन्होंने। वो एक आरोप लगा रहे हैं अडानी पर, जो कि मोदी जी के दोस्त हैं, उन पर वो आरोप लगा रहे हैं। उसका जवाब ये जो मीडिया है जो इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें ये अमित शाह से पूछते हैं कि भाई आपका मुख्यमंत्री कौन है, अमित शाह कहते हैं मुख्यमंत्री तो हम विधायक चुनेंगे। भाई अब तो ये नहीं पूछते, ये सवाल नहीं पूछते कि आरके सिंह साहब ने जो आरोप लगाए हैं आपने उनको निलंबित क्यों किया। अब तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी, रिजाइन कर दिया। क्या आपको लग रहा है क्या ये सब कुछ जानबूझ के एक कैंपेन है? 99%, 98% जो टेलीविजन मीडिया है और जो गोदी मीडिया है, मैं उसकी हालत बता रहा हूं कि वो उसको पूरी तरह, हिंदी में लकवा मारना बोलते हैं, अंग्रेजी में पैरालिसिस हो गया है, और वो एक किस्म से पूरे रास्ते से भटक करके चरित्र हनन के उस यज्ञ में आहुति दे रहा है जो भारतीय जनता पार्टी ने जिसमें आग सुलगाई हुई है। और मुझे लग रहा है कि एक एजेंडा पॉलिटिक्स है, इस एजेंडे का शिकार मीडिया हो रहा है, और नफरत, एक परिवार को बदनाम करना, चरित्र हनन करना, और सत्ता से सवाल न पूछ के विपक्ष के घर के अंदर किचन में घुस करके आप इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं कि वो उनको चप्पल मारा, जूता मारा। ये कौन सी भाषा है मीडिया की? इससे देश का कौन सा भला होने वाला? जी चलिए, मैं अभिषेक कह रहा हूं। अभिषेक, क्या आपको लगता है कि जिस तरह की चलिए, इन्होंने कहा कि मीडिया और बीजेपी दोनों एक ही हैं, सो एक मंच पर हैं, एक ही इरादे हैं, एक ही नैरेटिव है। चलिए मान लिया मैंने। मुझे बताइए, क्या अगर इस तरह का खेल हो रहा है और इस तरह से इस खबर को हेडलाइन बनाया जा रहा है, क्या
तेजस्वी यादव को राजनीति में इररिलेवेंट करना, हाशिए पर लाना, उनकी सियासत को खत्म करना, बिहार की एक पुरानी रीजनल पार्टी को खत्म करना, कि आरजेडी को पहले खत्म करो, जेडीयू तो खुद खत्म होने वाली, वन मैन शो है, तबीयत खराब चल रही है, उम्र बढ़ रही है, उम्र का असर नीतीश कुमार पे दिख रहा है, तो एक पार्टी तो सतह खत्म ही हो जाएगी, जेडीयू, आज नहीं 2 साल बाद, क्योंकि वहां कोई सक्सेसर प्लान नहीं है। आरजेडी को भी खत्म करो। क्या ये जो नड्डा साहब ने कहा था कि भाई रीजनल पार्टियों से मुक्ति चाहिए, ये वही एजेंडा है जहां पर तेजस्वी को इररिलेवेंट किया जा रहा है, हर तरह से उन साख पर कीचड़ उछाला जा रहा है, हर तरह से। दीपक जी, आज दोपहर मुझे एक हाईली प्लेस्ड सोर्सेस से जानकारी मिली थी, थोड़ी चौंकाने वाली है। अब चूंकि आपने प्रसंग छेड़ दिया तो साझा कर ही देते हैं। नाम मत पूछिएगा, पार्टी का नाम भी मैं नहीं लूंगा, लेकिन बताया गया कि इतने विधायकों पर तो एक राज्यसभा भी नहीं बनती है। वहीं दूसरी तरफ जांच एजेंसियों का है कि यारी नहीं निभानी है, तो यारी नहीं निभानी है लेकिन सियासत बचानी है, तो क्या किया जाए? तो एक को छोड़कर जो 2 दर्जन विधायक हैं, क्यों ना छोटे भाई के हवाले कर दिए जाए, उनकी पार्टी में शामिल कर। ओहो, मतलब जो काम शिवसेना का हुआ कि उद्धव ठाकरे से छीन कर उसको शिंदे को दे दिया है, तो यहाँ ये जो 25 विधायक हैं, 24 जी, उसके पहले उसे क्यों ना तीर ब्रांड में भेज दिया जाए। ओके, क्योंकि पिछली बार एमआईएम के 5 विधायक की घटना आप भी जानते हैं। 5 विधायक आ रहे थे जेडीयू में, वो उनके दरवाजे पहुंचे हुए थे सीएम हाउस, लेकिन नीतीश कुमार ने खुद भेज दिया था कि नहीं, हमारे यहाँ नहीं, उनको सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनाना प्राथमिकता है विधानसभा के अंदर, हम तो बन नहीं सकते, वो बन सकते हैं, तो उनको बनाना जरूरी है, तो वहां भेज दिया था 4 को। तो अपने 24 को देखिए, उसमें 2 चीजें हैं, समझिए। अब चूंकि आपने चर्चा कर दी तो मैं कर देता हूं। 2 चीजें हैं भाई, हम चाचा का समर्थन करने नहीं जा रहे, हमारे विधायक भाग गए तो हम क्या करेंगे? ठीक है, इतने विधायकों पर राज्यसभा नहीं आती है। मैं समझ गया। मैं जरा लखेड़ा साहब के पास आ रहा हूं। लखेड़ा साहब, क्या आपको लगता है कि आरजेडी को तोड़ने का खेल चल रहा है? आरजेडी को पहले 75 से 25 पे लिया है, फिर घर के झगड़े में आग लगाई, आग में घी डाल दिया, और अब जो अभिषेक कह रहे हैं कि भाई पार्टी भी तोड़ सकते हैं, पूरी तरह से खत्म करना चाहती है इस रीजनल पार्टी को, आरजेडी को। जो शिवसेना का हाल हुआ वो आरजेडी का होगा। देखिए जी, मैं इसका ये जवाब देता हूं कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष मुक्त भारत चाहिए। उनको जो बड़ी क्षेत्रीय पार्टी है, उनको लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल एक बड़ी पार्टी है, सोशल जस्टिस की बड़ी पार्टी है। लालू प्रसाद ने 1990 में 89 में जब वो मुख्यमंत्री बने बिहार के, तो उसके बाद उन्होंने बिहार के गरीबों की लड़ाई लड़ी, और एक छत्र गरीबों के नेता के रूप में, सामाजिक न्याय के बड़े पुरोधा के रूप में वो उभर करके सामने आए। और उन्होंने अनकम्प्रोमाइज, लालू प्रसाद के बारे में एक बात बहुत साफ है कि सारे नेताओं ने बीजेपी से समझौता किया, अकेले लालू प्रसाद है जिन्होंने बीजेपी से कभी समझौता नहीं किया। वो बीजेपी के दरवाजे समझौता करने कभी नहीं गए, अगर वो समझौता करने जाते वो कभी जेल नहीं जाते। वो ये जो जगन्नाथ मिश्रा है, वो जेल कितना थोड़ी देर के लिए जेल गए, फिर बाहर आ गए। तो ये जो भेदभाव हुआ जाति के नाम पर उनके साथ, और भ्रष्टाचार कोई अकेला अगर आरोप है तो अकेला लालू प्रसाद ने थे, बाकी लोगों का क्या हुआ? ये तो भ्रष्टाचार तो पिछले लालू प्रसाद जब चीफ मिनिस्टर बने उसे 20 साल से भ्रष्टाचार हो रहा था। सवाल ये है पूरा लुब्बु लुआब की राष्ट्रीय जनता दल को ये निगलने की तैयारी कर रहे हैं, और उसको हराने के लिए जो भी रोड मैप बना वोट चोरी के जरिए, ये जो एसआईआर हुआ बिहार में, ये निगलने के लिए, राष्ट्रीय जनता दल को खत्म करने के लिए किया गया। तो ये मैं मानता हूं कि इसमें कोई शक नहीं है, ये राष्ट्रीय जनता दल को खत्म करने की पूरी तैयारी कर रहा है। जी, आरजेडी को खत्म करने की एक तैयारी है, उसी की कड़ी में इस तरह की खबरों को हेडलाइन बनाया जा रहा है। चाहे ईडी सीबीआई को पीछे छोड़ना हो, या लालू के खिलाफ कई साल पुराना केस को रिवाइव करना, उसमें तेजस्वी को शामिल कर देना, उसके बाद चार्जेस फ्रेम कर देना। उस वक्त 13 अक्टूबर को जब तेजस्वी तैयारी कर रहे थे, ये कह रहे हैं कि एक पूरी साजिश की एक कड़ी है, और अल्टीमेटली आरजेडी को ही खत्म करने का इरादा, जैसे शिवसेना या अकाली दल या बाकी पार्टियों को खत्म किया गया। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा अभिषेक, समय तो बहुत कम है, मुझे लगता है कि आपको कायदे से 2 मिनट देने चाहिए, तो मैं 1 ही मिनट दूंगा इस सवाल के लिए। क्या आपको लगता है तेजस्वी के बाद जो नेक्स्ट टारगेट, अगला टारगेट अखिलेश यादव है?
देखिए अखिलेश यादव के साथ क्या है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में अखिलेश यादव कितने बड़े पॉलिटिकल प्लेयर के तौर पर दिखाई देते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा। और अखिलेश यादव के साथ क्या है कि अखिलेश यादव के परिवार में उनकी पत्नी के सिवा कोई ऐसे लोग हैं नहीं, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब वहां की सियासत अब एक तरह से अगले जनरेशन के पास शिफ्ट हो चुकी है, और वहां कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर अखिलेश यादव के परिवार में कोई फूट भी डाली जाए तो इस तरह की परिस्थितियां होने वाली नहीं है। सही कह रहे हैं आप, कह रहे हैं कि डिपेंड करेगा कि अखिलेश यादव किस तरह की बैटिंग करते हैं 2027 में। अगर वो एक बड़ी पार्टी, देखिए अखिलेश यादव ने पिछली बार क्या किया, सीबीआई ईडी को मौका नहीं दिया कि वो यूपी में घुस सके, समाजवादी पार्टी के किसी नेता क्या घुस सके, कैसे पहले 2 चरण का चुनाव खुला छोड़ दिया। एक तो अल्पसंख्यक वाला इलाका था, जो होना था हो गया शांति से। दूसरा नोएडा गाजियाबाद का इलाका था। जैसे ही पूरब की तरफ चुनाव गया, अखिलेश यादव ने अचानक सक्रियता बढ़ा दी। अखिलेश यादव बच बचा के चल रहे हैं, तमाम प्रिकॉशंस ले रहे हैं। अभिषेक कह रहे हैं कि अगर अखिलेश यादव 2027 के 1.25 साल बाद, शुरुआत में ही 2027 के चुनाव है उत्तर प्रदेश में, अगर अखिलेश यादव एक बड़ी संख्या लाते हैं, सरकार बनाने या ना बनाने की बात मैं नहीं कर रहा हूं, अगर भारी मात्रा में संख्या में 100-150 अगर उनके विधायक या उनकी सरकार बनती तो सर्वाइवल है। लेकिन अगर अखिलेश यादव सिमट गए, उनका तेजस्वी जैसा हाल हुआ, तो अखिलेश यादव की पार्टी का भी वही हाल होगा जो तेजस्वी यादव की पार्टी का इस वक्त हम देख रहे हैं। नेक्स्ट टारगेट अखिलेश हो सकते हैं, ये उनका कहना है। लेकिन अखिलेश के पास अभी समय है मेहनत करने का। एक और बात जो समझ में आ रही है, जो बहुत लखेड़ा साहब ने कहा, बड़ा एक्सपीरियंस रखते हैं मीडिया पॉलिसीज पे, इनका कहना है कि मीडिया हो, भारत की न्यूज़ चैनल हो या अखबार हो, या सत्ता पक्ष हो, बीजेपी हो, इन दोनों में कोई फर्क नहीं। एक साथ कहानी गढ़ते हैं, एक साथ हमला करते हैं, एक साथ अटैक करते हैं। साजिश के 2 पहलू हैं। और आप कह सकते हैं कि ये जो खबर थी लालू परिवार के घर की, हालांकि दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होना चाहिए। चाहे बेटी हो, बहू हो, सम्मान के साथ बात होनी चाहिए। रोहिणी आचार्य के साथ अगर गलत हुआ है तो वाकई गलत है। लेकिन जिस तरह से उस खबर को हेडलाइन, नेशनल हेडलाइन बनाया, चुनाव पीछे चला गया, उससे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आरजेडी को अब शिवसेना बनाने का खेल हो रहा है। लखेड़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और अभिषेक आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।